देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवन का कठिनतम काल बाल्यकाल है, ये किसने बोला है ना। तो कठिनतम काल को मैंने क्या बोला था, का से कठिनतम है ना, तो का से ही याद रखो कोल, ठीक है। कठिनतम कोल ऐसे याद रख लो, कठिनतम मतलब कोल, तो क्या हो जाएगा, कोल एंड ब्रूस ने बोला था। यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। देखो यहाँ पर भी कठिनतम काल आ गया, तो आपको कठिनतम काल पर ही फोकस करना है, आपको ज्यादा और कहीं फोकस करना ही नहीं है। माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था की यह परिभाषा किसने दी है, तो कठिनतम काल जहां पर भी देख लो किस पे जाना है, हमें कोल एंड ब्रूस पे जाना है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट का बी है और सेकंड का है डी आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने बोला है, ठीक है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने बोला था, स्टैनले हॉल ने बोला था, ठीक। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था के सामान्य संवेगात्मक प्रतिरूप है भय, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा और स्नेह, ठीक है। कि संवेगात्मक प्रतिरूप या फिर संवेगात्मक जो व्यक्ति है वो बेसिकली इमोशंस अपने अभिव्यक्त करता है ना। इसको संवेगात्मक प्रतिरूप भी बोल सकते हैं, संवेगात्मक अभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं ना। तो संवेगात्मक प्रतिरूप भय, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये किसने बोला है, तो ये बोला था हरलॉक ने। जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। देखो ये दूसरा आ गया, इन्होंने बोला है संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। तो ये चीज किसने बोली थी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है और ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवनारंभ तक 11 और 12 वर्ष के बीच रहती है ना। ये वाला किसने बोला था स्टेटमेंट। फिफ्थ का क्या बता रहे हो आप लोग, फिफ्थ का बता रहे हो बी, है ना। तो फिफ्थ का जो आप बी बता रहे हो ये एकदम हो जाएगा करेक्ट। जो क्रो एंड क्रो है इन्होंने ही बोला था, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बोला था हरलॉक ने। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन। और जो 7th क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, तो 7th क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो बुक है वो किसने लिखी है। ये बुक एरिक्सन ने लिखी थी, ठीक है। जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है, 3.5 किलोग्राम होता है, ठीक। यानी 3.5 किलो होता है जब बच्चा पैदा होता है। औसत भार की अगर बात करें इससे ज्यादा कम हो सकता है, पर औसत भार यही ही होता है ना। बच्चा घुटने के बल कब चलने लगता है, नहीं घुटने के बल कब चलने लगता है, 7 महीने का जब होता है तब वो घुटने के बल चलने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे कि निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है। निषेधात्मकता यानी इनहिबिशन, है ना, यानी कि वो बेसिकली जो और लोग हैं उनको अपने पास नहीं आने देगा अपनी फैमिली के अलावा। तो ये किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है, कौन सी अवस्था में होता है ऐसा, ठीक है। चलिए शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और या फिर किशोर अवस्था। देखो शैशवावस्था में तो बच्चा 0 से 2 साल का है, यानी जन्म से लेकर के 2 साल वाली आयु होती है। तो इसमें बच्चा इतना ज्यादा वो नहीं होता, इवन 0 से 1 साल वाला बच्चा तो ऐसा होता है उसे उतना ज्यादा कुछ होता भी नहीं, कोई भी आके ले लो, कोई भी कुछ भी कर लो, है ना। पर जैसे ही बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में जाता है, यानी जब भी वो 2 से और 6 वर्ष वाली जो आयु होती है उसमें बच्चे का क्या होता है, बेसिकली उसको सब पता होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, मेरी फैमिली के लोग कौन कौन है, बाहर के लोग कौन है। उसको थोड़ी सी झिझक भी होती है बाहर वाले लोगों से, है ना। तो इसीलिए जो निषेधात्मक है वो किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है, पूर्व बाल्यावस्था का, ठीक। बाल्यावस्था जो है इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं हम, बाल्यावस्था को बोलते हैं अनोखा काल। हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब अगर इसमें स्वर्णिम अवस्था देखें या संक्रमण की अवस्था देखें ना, तो ये वाली जो दोनों स्टेज होती हैं, ये वाली कौन सी स्टेज होती है, जो संक्रमण की अवस्था है या फिर स्वर्णिम अवस्था है, ये हम किसको बोलते हैं, किशोर अवस्था को बोलते हैं, है ना, किशोर अवस्था को। और जबकि निर्भरता की अवस्था किसको बोलते हैं, शैशवावस्था को, ठीक है। क्योंकि बच्चा यहाँ पर दूसरों पर निर्भर करता है अपने दूध के लिए, यानी खाने के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने सुसु के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए बच्चा निर्भर है दूसरों पर, इसीलिए इसको निर्भरता की अवस्था बोलते हैं, शैशवावस्था को, ठीक। नेक्स्ट है गैंग आयु या फिर समूह आयु कहलाती है, यानी गैंग में बच्चा कब रहना पसंद करता है। तो गैंग में बच्चा कब पसंद रहना करता है, बाल्यावस्था में करता है। वो भी अगर देखा जाए बाल्यावस्था में भी कब रहना पसंद करता है, तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना उसमें रहना पसंद करता है ना। वैसे तो बाल्यावस्था ही है यहाँ पर, उत्तर बाल्यावस्था भी है, तो यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था को गैंग एज कहा है। गैंग एज जो कहा है वो किसने बोला है? जैसे बाल्यावस्था जो है वो गैंग एज है, यानी बच्चे बेसिकली टोली में रहना पसंद करते हैं, पर ये गैंग एज बोला किसने है? फ्रायड ने बोला था। मानव जीवन का स्वर्णिम काल जो है, स्वर्णिम काल किसको बोलते हैं? तो स्वर्णिम काल जो है ना वो बेसिकली बोला जाता है किशोर अवस्था को। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कई जगह पे ना बाल्यावस्था को भी बोला हुआ होता है ना, तो इसमें ना थोड़ा सा वो कर लेना, मतलब थोड़ा सा एक बार और देख के मैं बताती हूँ। कई जगह पे किशोर अवस्था दिया हुआ, कई जगह पे बाल्यावस्था भी दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा डाउट में रखना, मैं बाद में आपको एग्जाम से पहले बता ही दूंगी, है ना, मतलब बता दूंगी अभी 1-2 दिन में ही, तो इसको थोड़ा डाउट में रखना। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की जो अवस्था है वो कौन सी है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है बेसिकली वो दूसरों के साथ ज्यादा सामाजिकरण नहीं करना चाहता है, तो कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में भी देखो तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो होती है, वहां पर बच्चा नहीं जाना चाहता है अपनी फैमिली के अलावा किसी और के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बालक का निर्माणकारी काल जो होता है, जिस टाइम पीरियड में बच्चे का निर्माण होगा वो वाला टाइम पीरियड कौन सा होता है? बाल्यावस्था ही होता है ना, यहीं पर ही बच्चे का बेसिकली प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी बोलते हैं इसको, तो यही उसका निर्माणकारी काल होता है। नेक्स्ट है चुस्ती की आयु यानी स्मार्ट एज जो है वो किसको बोला जाता है? बाल्यावस्था को बोला जाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कि बात बात पे 1000 क्वेश्चन पूछने हैं, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है वो अधिक कहाँ पर पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। बच्चे बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, और बाल्यावस्था में भी देखें ना तो पूर्व बाल्यावस्था में ज्यादा पाई जाती है ना, पूर्व बाल्यावस्था में। जो 7 से 12 साल का बच्चा होता है वो नहीं क्वेश्चन पूछता ज्यादा, कौन पूछता है? जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है वो क्वेश्चनों की बाढ़ ला देता है ना, बात बात पे क्वेश्चन, बात बात पे क्वेश्चन। तो बाल्यावस्था देखो यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था, पर आपको इस पे टिक नहीं लगाना है, बाल्यावस्था पे लगाना है, या फिर अगर पूर्व बाल्यावस्था हो तो पूर्व बाल्यावस्था पे लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय किसको कहा जाता है? यानी यहाँ जहां पर विद्यालय शुरू होगा तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में प्रत्यय गठन के तत्व हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यय गठन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, की बच्चे को हर चीज का कॉन्सेप्ट पता हो, है ना, तो जो प्रत्यय गठन या फिर कॉन्सेप्ट के फॉर्मेशन जो है उसके एलिमेंट या उसके तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास भी, रचनात्मक विकास भी और व्यक्तिगत विभिन्नता भी, यानी ये सभी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में परिवर्तन आता है। यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, अब आप समझ लो बाल्यावस्था मतलब 3 से लेकर के 12 साल जो है, यहाँ पर जो बच्चे के शारीरिक विकास में परिवर्तन आएगा, यानी उसका जो शरीर है उसमें जो परिवर्तन आएगा वो किस किस चीज में आएगा? भार में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। अब आप देख लो 3 साल का जो बच्चा है वो कितने किलो का होगा? 3 साल का बच्चा 15 किलो का होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। जो 12 साल का बच्चा है वो कितने किलो का होगा? वो होगा कम से कम 35 किलो का या 30 किलो का बच्चा, है ना। तो देखो भार में परिवर्तन आया ना, आकार में परिवर्तन आएगा, है ना, और इसमें भी मांसपेशियों में भी अंतर आएगा, बढ़ जाएंगी मांसपेशियां, बच्चे की हाइट बढ़ेगी, मांसपेशियां बढ़ेंगी। ठीक है, तो यानी सभी में परिवर्तन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्या उसकी विशेषता है? बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, और उत्तर बाल्यावस्था में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है बालक तथा बालिकाओं की रुचियों में अंतर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है ना। जैसे हमने पढ़ा था उत्तर बाल्यावस्था में कि जो लड़के हैं वो उनकी रुचियां अलग हैं, वो लड़कों के साथ खेलना पसंद करेंगे, लड़कियों की रुचियां अलग हैं, वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेंगी, है ना। तो नेक्स्ट है सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा प्राप्त होने की तीव्र इच्छा होती है, ये भी बात करेक्ट है ना। जैसे जो बच्चे हैं 3 से लेकर के 12 साल के, वो अगर कोई भी बढ़िया काम कर रहे हैं तो वो ऐसे चाहते हैं, किसके लिए करते हैं? बेसिकली प्रशंसा पाने के लिए, है ना। उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती इतने, पर क्योंकि हम जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे माता पिता हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी या कोई भी हमारी तारीफ करे, हमारे टीचर हमारी तारीफ करें, तो हम प्रशंसा पाने के लिए ही वो बढ़िया काम करते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है वो क्या है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात हो रही है। दूसरों पर निर्भरता तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते यहाँ बच्चे, है ना। अपने आप खाना खा लेंगे, अपने आप सुसु कर लेंगे, अपने आप पोटी कर लेंगे, सब कर लेंगे। दूसरों पर निर्भरता होती है शैशवावस्था में। धार्मिक होते हैं, नहीं होते हैं। धार्मिकता जो आती है वो आती है किशोर अवस्था में, चाहे वो हीरो वर्शिप हो, है ना। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है नायक है, जैसे अगर हम आज के टाइम पीरियड की बात करें तो जो भी, जैसे शेरशाह वो आई थी मूवी,
है ना। तो वहां पर उसको देख के, मूवी को देख के, जो ये वाले एज ग्रुप वाले बच्चे होंगे, किशोर अवस्था वाले, 12 से लेकर के 18 साल वाले जो होंगे बच्चे, उनके अंदर ऐसे आ जाता है कि हाँ मेरे को भी ऐसे बनना है, मेरे को भी ऐसे बनना है ना। जब भी ऐसे किसी नायक को देखेंगे तो उसके प्रति प्रभावित हो जाते हैं। तो ना धार्मिक होते हैं, धार्मिक और जो हीरो वर्शिप होती है वो किशोर अवस्था में ही होती है। समूह भावना होती है क्या बाल्यावस्था में? समूह भावना तो होती है, पर ये मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है ना। ये कौन सी विशेषता है समूह भावना? तो समूह भावना है सामाजिक विशेषता, ठीक है। मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है? अनुकरण प्रवृत्ति, यानी कि बच्चे जो हैं वो नकल करते हैं दूसरे लोगों की और नकल कर करके सीख रहे होते हैं। तो अनुकरण प्रवृत्ति जो है वो हो जाएगी मनोवैज्ञानिक विशेषता, ठीक है। वैसे समूह वाली जो है, समूह भावना जो है वो भी विशेषता है, पर वो मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है, वो सामाजिक विशेषता है, ठीक है। तो इन चीजों में अंतर समझ लेना। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की सांवेगिक विशेषता है, ठीक है जी। चलिए, आप बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग दे रहे हो आंसर, है ना। चलिए, वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था जो है उसकी सांवेगिक विशेषता जो है वो कौन सी है, ठीक है। सांवेगिक विशेषता के बारे में पूछ रहे हैं, यानी इमोशंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बाल्यावस्था में। देखो, संवेगों की उग्रता में ह्रास, यानी कि रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, ठीक है, ये भी होता है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ईर्ष्या और प्रबल जिज्ञासा, ये दोनों भी होते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, कोई भी विकास हो, यहाँ पे संवेगात्मक विकास के बारे में पूछ रहे हैं ना, कोई भी विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, कोई भी विकास हो, जैसा कि मैं कल बता रही थी कि उस विकास को प्रभावित करने वाले मेन जो कारक हैं वो दो हैं, जिनमें से हम एक को बोलते हैं वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम या आनुवंशिक की एक ही है ना। तो वंशानुक्रम भी दे रखा हो सकता है और आनुवंशिकता भी दे रखा होता है। दोनों का मतलब एक ही है कि जो गुण हमें हमारे माता पिता से जन्मजात मिले हैं, ठीक है, वो हमारी वजह से नहीं है, वो समाज की वजह से नहीं है, हमें मिले हुए हैं, है ना। जैसे कि काला गोरा होना, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा हो गया, है ना, माँ बाप लंबे हैं बच्चा भी लंबा हो गया। तो ये वाली सारी चीजें, माँ बाप के बाल अच्छे हैं बच्चे के भी बाल बढ़िया हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जन्मजात गुण जो हमें अपने माता पिता से मिले हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकता, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, ठीक है, और एक हो गया वातावरण। ये दोनों के दोनों चीजें महत्वपूर्ण कारक होते हैं किसी भी विकास के लिए। अब ये यहाँ पे स्वास्थ्य है ना, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, वातावरण के अंदर ही सब कैटेगरी है, क्योंकि वातावरण का मतलब क्या है, जब आप पेट में हो मम्मी के, तो मम्मी ने कैसा खाना खाया, मम्मी कैसे रही, अच्छे से रही नहीं रही, मम्मी को स्ट्रेस तो नहीं हुआ, मम्मी खुश थी ना, ठीक है, क्योंकि मम्मी के साथ जो जो होगा ना वो बच्चे के साथ भी होता है। इसीलिए मम्मी को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बढ़िया तरह से रहना चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर बच्चा जब बाहर भी आ गया, ठीक है, दुनिया में भी आ गया, तो उसके बाद दुनिया में किस तरीके से रहा, कैसा उसका सामाजिक परिवेश था, कैसे उसका आसपास था, कैसी उसके परिवार थी, कैसे उसके मम्मी पापा थे, किस तरीके से बच्चे से बात हो रही है, बच्चे को डांट पड़ रही है, स्नेह मिल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे को कैसा खाना मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें वातावरण के अंदर ही आ जाती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो कुछ भी हो, है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे चीजें जो हैं वो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। यहाँ पे संवेगात्मक विकास की जगह कुछ भी हो, ये सारे के सारे कारक करेंगे ही प्रभावित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बाल्यावस्था की समस्याएं कौन कौन सी हैं, खाने की समस्या है ना, तो ये भी समस्या है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि मम्मियाँ ले लेके खाना पीछे पीछे घूमते रहते हैं ना, खा ले बेटा खा ले बेटा। तो खाने की समस्या होती है, पेशाब की समस्या होती है, मतलब सुसु की समस्या होती है कि जो बच्चे हैं वो बिस्तर में भी सुसु कर देते हैं, है ना। और नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन की समस्या, यानी समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं बच्चे, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी जो फैमिली है उसके साथ फैमिलियर हैं पर बाहर वालों के सामने ज्यादा वो घुल मिल नहीं पाते, है ना। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं, डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें कहाँ पर प्रारंभ होता है वास्तव में, तो हमने उत्तर बाल्यावस्था के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर प्रारंभ होता है अगर वास्तव में देखा जाए तो, है ना। वैसे अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ जो होता है ना वो तो खैर गर्भावस्था से ही हो जाता है और शैशवावस्था में सबसे कम होता है, ठीक है। ये वाली जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये भी याद रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू कहाँ से हो जाता है, गर्भावस्था से ही हो जाता है, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है। और जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था है हम मानते हैं कि वास्तव में, ठीक है, अगर वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है।
अगर इस यहाँ पे वास्तव नहीं दिया होता ना, सिर्फ प्रारंभ दिया होता, तो यहाँ पर गर्भावस्था भी दिया होता तो हम गर्भावस्था पे टिक लगा देते, क्योंकि स्टार्ट तो गर्भावस्था से ही हो जाता है। पर यहाँ पे वास्तव दिया हुआ है ना, यानी रियल में कब से होता है। तो रियल में अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेंस जो आती है वो आती है उत्तर बाल्यावस्था में, कि अगर बच्चे को ऑब्जर्व करो तो उत्तर बाल्यावस्था में वो समाज के साथ थोड़ा घुलना मिलना शुरू कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट है, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। यौन विरोध की, यानी जो लड़के हैं वो लड़कियों को पसंद नहीं कर, लड़के लड़कियों को नहीं पसंद कर रही हैं, लड़कियां लड़कों को नहीं पसंद कर रही हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद कर रही हैं, लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं। किस अवस्था में होता है, ये तो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये जो अवस्था है ये कौन सी वाली है, 7 से 12 वर्ष वाली है। इसकी जगह और क्या दे रखा होता है, हो सकता है उत्तर बाल्यावस्था भी, है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है जी। चलिए, हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीजें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज, ठीक है। क्विज होने वाली है, और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं, और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में, ठीक है। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट MCQ है, जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था कौन सी होती है ना। तो पहली कौन सी होती है, शैशवावस्था, दूसरी कौन सी होती है, बाल्यावस्था, और तीसरी कौन सी होती है, किशोर अवस्था, ठीक है। अब ऐसे मत लगा देना, पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। ऐसे नहीं, बाल्यावस्था को एक लेके चलना है ना। तो किशोर अवस्था जो है वो हो जाएगी तीसरी अवस्था। नेक्स्ट है, यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल कौन सा होता है। यौवन यानी कि एडल्टहुड, ठीक है, जो कि 19 साल से या फिर 21 साल से शुरू होता है उसका, और बाल्यावस्था जो कि 12 साल पे एंड हो जाती है। तो 12 से 21 या 12 से 18 साल के बीच वाला जो एज ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था का मतलब क्या होता है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किशोर अवस्था का मतलब क्या होता है। वैसे तो देखा जाए तो सारे ही सही हैं, है ना, परिपक्वता की तरफ बढ़ना, बड़े होना या फिर आगे बढ़ना, पर सबसे ज्यादा जो बढ़िया है वो है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। तो हम सा ऑप्शन जो है इस पर लगा देंगे टिक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, किशोर अवस्था जो होता है इसकी उम्र क्या होती है, तो 12 से 18 वर्ष तक होती है, आपको रट गया होगा अभी, है ना। नेक्स्ट है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, किशोर अवस्था होता है सबसे महत्वपूर्ण काल भी और सबसे ज्यादा कठिन काल भी, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द अगर बोलो, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हमें किशोर अवस्था को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है एक शब्द में, तो हम क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, सारे परिवर्तन होते हैं यहाँ पे, है ना। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था जो है वो कौन सी है, तो शारीरिक परिपक्वता यानी जहां पर शरीर पूरी तरह से बिल्डअप हो जाता है ना, वो कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, ये कथन किसने बोला है ना? तो ये कथन बेसिकली किसने बोला है? ये बोला था क्रो और क्रो ने। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभवों में वरन उनके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। किसने बोला है? क्रो और क्रो ने ही बोला था। तो ए ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। किसने बोला था? ये जर्सील्ड ने बोला था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। किसने कहा है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है ना? यहाँ पर हम क्या देखेंगे? देखो स्ट्रगल और स्टॉर्म, देखो क्या है यहाँ पर? ये एस है ना? और एस का मतलब क्या बताया था मैंने? स्टैनले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्टैनले हॉल हो जाएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किशोर अवस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल झंझावात तथा तनाव की अवस्था है। ये किसने बोला था? अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉर्म और स्ट्रेस, जहां पर भी स्ट्रेस, स्टॉर्म, स्ट्रगल, ये सारी की सारी चीजें देखो सीधा कहाँ पे जाएंगे हम? स्टैनले हॉल पे, है ना? स्टैनले हॉल पे जाएंगे। कहां पर है स्टैनले हॉल? ये रहा। नेक्स्ट है एडोलेसेंस पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये भी किसने लिखी थी? स्टैनले हॉल ने लिखी थी। जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो स्टैनले हॉल है उन्होंने किशोर अवस्था को कितने भागों में बांटा है? अगर ऐसे भी आ जाए किशोर अवस्था को 2 भागों में किसने बांटा है? तो किसने बांटा है? स्टैनले हॉल ने, क्योंकि यही एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किशोर अवस्था को 2 भागों में बांटा हुआ है ना? तो स्टैनले हॉल ने कितने भागों में बांटा हुआ है? 2, एक पूर्व किशोर अवस्था और एक उत्तर किशोर अवस्था। ठीक, नेक्स्ट है स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था यानी अर्ली एडोलेसेंस की जो आयु है वो कितनी बताई है? तो कितनी बताई है? 12 से 16 वर्ष बताई है। ठीक है, ये तो हो गई अर्ली एडोलेसेंस यानी कि पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, ये तो हो गया 12 से 16 और जो दूसरी है वो 16 से 19 है। ठीक है, जो उत्तर किशोर अवस्था है वो 16 से 19 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 16 से 19 या फिर 17 से 19। नेक्स्ट स्टैनले हॉल के अनुसार उत्तर किशोर अवस्था आयु की सीमा कितनी है? 17 से 19 वर्ष है, क्योंकि वो पहले वाली जो आयु थी वो कितनी थी? 12 से लेकर के और 16 वर्ष थी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 17 से 19। नेक्स्ट है एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो हम किसको बोलते हैं? तो एज ऑफ प्यूबर्टी किसको बोलेंगे? पूर्ण किशोर अवस्था को बोलेंगे। ठीक है, पूर्ण किशोर अवस्था जो होती है वही ही होती है एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक, या फिर हम बोले यौवन की अवस्था भी आ जाए तो यौवन भी किसको बोलते हैं? हम इसी को ही बोलते हैं अडल्टहुड को। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरों का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित होता है। ये किसने बोला है? तो ये एलिस क्रो ने बोला था। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट किसने कहा है कि किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है परंतु यह प्राणों के समान उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। किसने बोला था? ये भी बोला था एलिस क्रो ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। तो संवेगात्मक विकास में जो तीव्र परिवर्तन वाला जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दिया था कोलन ब्रूस ने। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में काम भावना ही किशोर अवस्था का बुनियादी तथ्य होती है। काम भावना यानी कि जो सेक्स डिजायर होती है वो ही मेन तथ्य होता है इसका। ये किसने बोला था? जे.एस. रॉस ने बोला था, या हम कहें कि रॉस ने बोला है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। किसने कहा है किशोर अवस्था जीवन का कठिनतम काल है? ठीक है, कठिनतम का मैंने क्या बोला था? का याद रखो, और का से हमें क्या याद रखना है? किलपैट्रिक याद रखना है। का से किंडरगार्टन भी है, पर आपको बेसिकली याद रखना है कठिनतम काल। का से आपको ये भी याद रख लेना है किलपैट्रिक भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ अवस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। किसने बोला है? तीनों साइंटिस्टों का नाम दिया हुआ है वहां पर। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे।
कि किसने कहा है किशोरों को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व तो विद्यालय पर है। किसने बोला था? ये भी इन तीनों ने ही बोला था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। ये किसने बोला था? ये बोला था कुल्हन ने। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशाओं को प्रस्तुत करता है। ये किसने बोला था? ये बोला था क्रो एंड क्रो ने। तो सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये किसने बोला था? ये बोला था जर्सील्ड ने। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किशोर अवस्था होता है वो वय संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। किसने बोला था? ये आइजेनिक ने बोला था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किसने किशोर अवस्था में यौन शिक्षा पे बल दिया है, यानी कि सेक्सुअल एजुकेशन भी होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए। किसने बोला था? ये रॉस ने बोला था। जैसा मैं आपसे बोल रही थी कि सेक्स से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको याद रखना कि रॉस ने दिए हैं किशोर अवस्था के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो किशोर अवस्था होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो फिनिश होते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे और अदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी हैं? शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज में परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास में भी, यानी शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, है ना। कामुकता आने लगती है, यहाँ पर सेक्स डिजायर होने लगती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और बौद्धिक विकास भी होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आवाज में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है ना। नेक्स्ट है शारीरिक अनुपात में अंतर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि भार में वृद्धि हो जाती है, हाइट में वृद्धि हो जाती है और मोटाई में भी वृद्धि हो जाती है। वीर्यपात और माहवारी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है आवाज में भारीपन जो आता है वो कब आता है? कब आता है? किशोर अवस्था के अंदर आता है, लड़कों की आवाज में भारीपन। ठीक है, और ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सब किसकी वजह से हो रहे हैं? हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है, ठीक है, तो देखो कल्पना शक्ति तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जबकि यहाँ पे लिख रहा है कल्पना शक्ति में कमी होती है। यहाँ पर तो पूरा का पूरा बच्चा अपनी लाइफ भी इमेजिन करने लगता है ना, फ्यूचर की लाइफ भी इमेजिन करने लगता है कि मैं आगे जाके कैसे नौकरी करूंगा, कैसे मेरा घर होगा, कैसे मेरी बीवी होगी, सब इमेजिन करने लगता है। जबकि यहाँ पे लिख रहा है कल्पना शक्ति में कमी हो जाती है, और यहाँ पर यही पूछा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये वाली नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है? यहाँ पर भी पूछा है कौन सी नहीं है। आत्मसम्मान होता है, ये तो होता है किशोर अवस्था के अंदर। कल्पनाशीलता भी होती है, काम भाव भी होता है, नहीं सेक्स डिजायर भी होती है। क्या नहीं होता है? अपरिपक्वता नहीं होती, है ना। देखो यहाँ पर जो किशोर अवस्था है वहां पर उसको तो परिपक्वता का काल भी बोला जाता है ना, मैच्योरिटी का पीरियड भी बोला जाता है ना। यहाँ पर लिख रहा है अपरिपक्वता, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है वीर पूजा की अवस्था जो होती है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? किशोर अवस्था ही बोलते हैं। यहीं पर ही बच्चे जो हैं वो हीरोओं की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग दे रहे हो आंसर कि नहीं दे रहे हो? हैं भाई? अरे दे रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए खुशी का प्रणाम। ओके खुशी जी प्रणाम। ठीक है जी, चलिए भाई और भी कितने लोग देख रहे हो, सब किया करो कमेंट वमेंट, है ना। आप खुद भी आंसर भी अपने चेक किया करो, जैसे ही आता है आप लोग बोल दो जो भी बोलना है। आपको कम से कम पता तो चलेगा कि आप कितने पानी में है ना, इवन आपको ही पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना जो होती है वो प्रबल होती है, कब होती है? किशोर अवस्था के अंदर ही होती है। किशोर अवस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? जानवरों का, काल्पनिक संभावनाओं का, विद्यालय का या व्यक्तियों का? देखो यहाँ पे काल्पनिक संभावनाओं का मतलब क्या है? बच्चा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कल्पना करता है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करता है किशोर अवस्था के अंदर। जैसे अभी मैं थोड़ी
थोड़ी देर पहले बता रही थी कि बच्चा अपनी पूरी लाइफ इमेजिन करने लगता है ना, कि मैं ऐसे जॉब करूंगा, मैं ऐसे ये करूंगा, मेरा ऐसे घर होगा, सब इमेजिन करने लगता है। पर कभी कभी क्या होता है, वो वैसी चीजें भी इमेजिन करने लगता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, मेरे पीछे भालू पड़ गया, मेरे पीछे शेर पड़ गया, है ना। तो उसको किस चीज का डर लगता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा काल्पनिक संभावनाओं का, क्योंकि कल्पना सबसे ज्यादा यहीं पर ही होती है, इमेजिनेशन सबसे ज्यादा यही करता है बच्चा, इसीलिए वो अच्छी चीजों की भी इमेजिनेशन करेगा, बुरी चीजों की भी इमेजिनेशन करेगा, और जो बुरी चीजों की इमेजिनेशन करेगा कि ये कहीं सच ना हो जाए, उस चीज का उसको डर भी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनियंत्रिता, अरे कहां चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है अनियंत्रितता तथा जटिलता जो है उसका लक्षण है, यानी कि अनकंट्रोलेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसका लक्षण है, किशोर अवस्था का ही है। समस्याओं की अवस्था क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था की समस्याएं क्या है, समायोजन की समस्या बिल्कुल, यौन समस्या भी और नैतिक विकास की कमी भी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था की समस्या नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो किशोर अवस्था की नहीं है। सबसे पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे कहाँ होती है ना। बच्चा जो है वो जाना चाह रहा है बाहर, 9 बजे पार्टी करनी है अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे, उसकी आवश्यकता थी, उसकी नीड थी, उसका मन कर रहा था जाने का, मम्मी पापा ने नहीं जाने दिया, कहाँ हुई आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, बच्चा जो है वो मैच चल रहा है, ठीक है, और उसको जाना है मैच में, उसके फ्रेंड्स के साथ उसका मैच है, माँ बाप बोल रहे हैं नहीं जाना है, पढ़ो पहले तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, है ना, कहाँ हुई है उसकी आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, किसी लड़की को पसंद करता है, उससे जाके आई लव यू बोला है, लड़की ने मना कर दिया है, कहाँ हुई आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, तो आवश्यकता की पूर्ति जो है ये समस्या जो है वो नहीं है बेसिकली। और दूसरी समस्याएं कौन कौन सी है, शरीर और मन की अविकसित दशा। तो देखो शरीर और मन की अविकसित दशा तो यहाँ पर होती है ना। और नेक्स्ट है भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता खूब होती है भर भर के, और आत्मसम्मान की समस्या ये भी खूब होती है भर भर के। तो यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किशोर अवस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है, यानी जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, यौन शिक्षा द्वारा, यानी सेक्स एजुकेशन जो है वो लागू हो जानी चाहिए। और ये अगर हम बात करें ना तो इसकी आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, है ना, जब मैं छोटी थी काफी, तो तकरीबन 12-13 साल हो गए होंगे, 12-13 भी नहीं और ज़्यादा ही हो गए होंगे, 14 साल के करीब हो गए होंगे। तो तब बहुत ज़्यादा ये हुआ था, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, शायद से कहीं 5th में या 4th ऐसे किसी क्लास में पढ़ती होंगी। तो हमारे जो बड़े, जैसे मेरी सिस्टर है मेरे से बड़ी, वो बड़ी क्लास में पढ़ती थी, 11th या 12th में पढ़ती थी। तो तब उनकी क्लास में बहुत ऐसे आए थे पूछने सरकारी कर्मचारी भी कि मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो तब बहुत ज़्यादा चला था इसका कि सेक्स एजुकेशन लगा देना चाहिए स्कूल्स में, है ना। तो जो यौन शिक्षा है वो लगा देनी चाहिए, पर तभी भी नहीं लग पाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विरोध कर दिया था। ठीक है, तो यौन शिक्षा वैसे होनी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले हर चीज़ के बारे में, ठीक है, कि क्या एडवांटेज हैं किसी भी चीज़ के, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो सबके बारे में पता तो चलना चाहिए। तो ये होनी चाहिए वैसे, पर नहीं लागू हुई है इवन अभी तक भी। ठीक है, तो यौन शिक्षा से हम बेसिकली यौन समस्या जो है उनका समाधान कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करके, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था कर दो ताकि उस तरफ ध्यान जाए ही ना बच्चों का। ठीक है, अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध करा दो, ठीक है, ताकि उस तरफ ध्यान ही ना जाए, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था जो है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है किशोर अवस्था को। तो पहला है क्रांतिक अवस्था, ठीक है, क्रांतिक अवस्था बोला जाता है, ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है विचित्र परिवर्तन की अवस्था जो है वो कौन सी होती है, किशोर अवस्था जो होती है यही ही होती है विचित्र परिवर्तन की अवस्था। ठीक, नेक्स्ट है किशोर अवस्था में रुचियां जो हैं वो कौन कौन सी रुचियां पाई जाती हैं, सारी रुचियां पाई जाती हैं, सामाजिक रुचियां भी, धार्मिक रुचियां भी, लैंगिक विषयों के विषय में रुचि भी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किशोर अवस्था के विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है। तो आपने जो सिद्धांत पढ़े थे, देखो त्वरित विकास पढ़ा था, नवीनता का, क्रमिक, सारे के सारे पढ़े थे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किशोर अवस्था का विकास नहीं है, वैसे इसमें दे रखा है ए और से दोनों, पर ये भी होता है ना, यहाँ पर ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों तो होते ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर अवस्था का विकास नहीं है, कौन सा विकास नहीं है। देखो मंद हमने पढ़ा हुआ है,
क्रमिक हमने पढ़ा हुआ है, तीव्र हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा नहीं पढ़ा था, आकस्मिक नहीं पढ़ा था, तो जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, भार और लंबाई में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, हड्डियों दांत में चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, सिर मस्तिष्क में चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो किशोर अवस्था होता है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे जो किशोर अवस्था होता है उसमें शारीरिक विकास में परिवर्तन आता है। कौन से शारीरिक विकास में परिवर्तन आता है, भार में आता है, लंबाई में भी आता है, शरीर के अन्य अंगों में भी आता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर कहां पर होता है, यानी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो जब बच्चा 15 से 20 साल की उम्र में पहुंचता है वहां पर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में तार्किक चिंतन, मनन, नई नई कल्पनाएं यानी कि हाइपोथेसिस जो हैं वो उदाहरण है। तार्किक चिंतन कर रहा है बच्चा, मनन कर रहा है और नई नई कल्पनाएं यानी नई नई हाइपोथेसिस बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास हो रहा है बच्चे का। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मानसिक योग्यताएं आ जाती हैं, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, रुचियों का विकास हो जाता है, सारे के सारे हो जाते हैं, यानी जो डी ऑप्शन है हमारा वो हो जाता है करेक्ट। तो यहाँ पर है किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, ब्रेन का विकास जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, नायक पूजा, बुद्धि का विकास या ध्यान विस्तार में वृद्धि। ध्यान विस्तार का मतलब क्या होता है, हम ध्यान लगा करके यानी अंदर ही अंदर मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो बौद्धिक विकास की विशेषताएं। आप बोलेंगे नायक पूजा कैसे है, ये दोनों तो समझ ही गए होंगे। नायक पूजा कैसे है, तो नायक पूजा जो है यानी हीरो वर्शिप, जैसे कि अगर किसी भी फौजी को देखा कि वो मतलब बहुत अच्छे से जांबाजी से लड़ रहा है तो उसको देखकर हमारे अंदर या मतलब जो किशोर होते हैं उनके अंदर ऐसे भावना आ जाती है मेरे को भी ये बनना है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है, मतलब आइडियल बन जाते हैं बेसिकली। या कोई नेता बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो वो उनका आइडियल बन जाएगा कि मेरे को भी ऐसे ही बनना है, उसको बोलते हैं नायक पूजा। तो बेसिकली जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, किशोर अवस्था के अंदर 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जब वो ये सारी की सारी चीजें सोच पा रहे हैं तो विश्लेषण कर रहे हैं ना अपने दिमाग के अंदर कि उनको क्यों बनना है ऐसा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बौद्धिक विकास के अंदर ही आ जाएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर अवस्था के सामाजिक विकास की विशेषताएं। अब ये सामाजिक विकास आ गया। ठीक है, तो सामाजिक विकास या फिर सोशल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मैत्री भावना का विकास, यानी जो मित्र हैं उनसे बहुत ज्यादा अधिक स्नेह होता है। यहाँ पे जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर दोस्त बुला रहा है ना मतलब जाना है, ठीक है, लड़ाई हो रही है उसकी मतलब जाना है उसके साथ, चाहे मैं पिट पिटा के आ जाऊं उसके साथ, लेकिन मेरा दोस्त मुसीबत में है तो मेरे को जाना है उसके साथ, है ना। तो ये मैत्री भावना का विकास होता है, ये भी तो सोशलाइजेशन ही है ना। नेक्स्ट है समूह के प्रति भक्ति होती है, यानी जो भी उनका ग्रुप होगा, ऐसे होता है ना 12 से 18 साल की एज में जो लड़के होते हैं, इवन जो लड़कियां भी होती हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, है ना। तो उनमें जो है जो भी उनका ग्रुप होता है उसके लिए बड़ी भक्ति होती है, मतलब उसके लिए बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, विद्रोह की भावना होती है यहाँ पे, जैसे जो भी उनके माता पिता हों, चाहे कोई समाज में व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, जिसकी भी बात तो उनको बुरी लगेगी तो वो सोचेंगे और उसको बोलेंगे भी कि हाँ मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ और आप मेरे को ये चीज करने के लिए मना कर रहे हो, पर मुझे ये सही लग रही है, मैं तो ये करूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सामाजिक विकास की ही विशेषता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या हैं। फिर से सामाजिक विकास की विशेषताएं, तो आत्म प्रेम होता है यानी खुद से प्रेम होता है। ठीक है, समलिंगीय समूह यानी कि समलिंगीय समूह का मतलब क्या हो गया, ग्रुप बनाते हैं, लड़के जो हैं वो लड़कों का ग्रुप बना रहे हैं, लड़कियां लड़कियों का ग्रुप में बना रही हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ग्रुप के प्रति, समूह के प्रति प्रेम भावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्नता में स्थायित्व होता है, यानी कि जो वेरिएशन होते हैं स्टेबिलिटी के अंदर, यानी स्थायित्व जो है उसमें भिन्नता होंगे, यानी कि कोई किसी के बारे में ज्यादा सोच रहा है, कोई किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था के सामाजिक विकास की नहीं है। अब ये पूछ रहा है कौन सी सामाजिक विकास की नहीं है। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख रहा है, विद्रोह की भावना, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो है।
ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का प्रभाव, ये भी हमने पढ़ा था किशोरावस्था के अंदर कि किशोरावस्था जो होती है वहां पर ये बोल रहा है कौन सी विशेषता सामाजिक विकास की नहीं है ना। देखो राजनीतिक दलों का प्रभाव है यानी कोई भी नेता है, जैसे अगर अभी के सरकमटेंसेस में माने तो कोई है किशोर ही जो होते हैं 12 से 18 साल के, वो एक्सट्रीम बन जाते हैं। मतलब जैसे अगर बीजेपी को पसंद करें तो उसके लिए भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर होगा उनका कि मेरे को पसंद है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो होता है राजनीतिक दलों का प्रभाव। और नेक्स्ट है समूहों के प्रति भक्ति, ये भी हमने पढ़ ही लिया। अब ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वंचन की भावनाएं यानी फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर डैश का अनुभव करते हैं, किस चीज का अनुभव करते हैं किशोर, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, नहीं है ना। बचपन में यानी उन्होंने मम्मी के पर्स से 5 रुपए चुरा लिए, उसका डर लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। नेक्स्ट है आत्मसिद्धि के भाव, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन के बारे में परितृप्ति हो जाती है, जीवन के बारे में परितृप्ति तो यहाँ हो ही नहीं सकती, ठीक है। एकम्प्लिशमेंट कैसे हो सकती है, यहाँ पे तृप्ति का मतलब क्या होता है, एकम्प्लिशमेंट, तो एकम्प्लिशमेंट कैसे यहाँ पे आ जाएगी। एकम्प्लिशमेंट कब आती है, जब हम हो जाते हैं 50 साल से ऊपर और जब जो भी हमने अपनी लाइफ में सोचा हुआ होता था कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, अगर वो सारी की सारी चीजें हमने कर ली होती हैं तब हमें तृप्ति की भावना होती है ना, कि यानी जो मैं चाहता था जीवन में करना वो मैंने कर लिया, अभी भगवान ले ले तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो वो होती है। तो ये भी नहीं होगा, है ना। किस चीज का अनुभव करते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे इवन हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, विद्रोह की भावना होती है ना, तो दूसरों से कोई मतलब नहीं होता यानी दुश्चिंता होती है। और स्वयं से सरोकार यानी उनका जो मन करेगा, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिक आत्मसम्मान की जो भावना है वो कब पाई जाती है, यानी कि कब बच्चा ये सोचने लगता है कि मेरी भी सब रिस्पेक्ट करें या मेरे को भी सब सम्मान दे, ये भी कब आता है, किशोरावस्था के अंदर ही आता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषताएं हैं। चारित्रिक विकास की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, समायोजन का अभाव होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही लिया था कि यहाँ पे जो समायोजन होता है अपने एनवायरनमेंट से या अपने पर्यावरण से, तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाता है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाभाविकता का विकास होता है ना, यानी कि नेचुरलनेस का विकास होता है, स्वाभाविकता का विकास होता है, ये भी करेक्ट है। आदर्श व्यक्तित्व का गठन होता है, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है बेसिकली वो बहुत बढ़िया बनना चाहता है, जैसे हीरो वर्शिप जो है वो भी इसी की विशेषता होती है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मुझसे भी सब प्रभावित हों, है ना, उसी के चक्कर में तो आजकल देखोगे टिकटॉक तो खैर बैन हो गया है ना, इंस्टाग्राम पे भी जो वो बनाए पड़े हैं, रील्स बनाए पड़े हैं, वो क्यों बनाए पड़े हैं, यही तो रीजन है आदर्श व्यक्तित्व का गठन। मतलब कि वो ये चाहता है कि मैं आदर्श बनूं सबका, मैं इन्फ्लुएंसर बनूं और मेरी मतलब दूर दूर तक मेरा नाम फैले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है। संवेगों की प्रबलता यानी बहुत ज्यादा इमोशंस होंगे और स्वावलंबन का भाव होगा यानी कि सेल्फ रिलायंस की फीलिंग होगी। कब होगी, किशोरावस्था के अंदर। जैसे कि फीलिंग्स जो है ना वो सबसे ज्यादा, या जो हमारी भावनाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा यहीं पर होती हैं। जैसे मैं कल बात कर रही थी, चाहे कोई भी फीलिंग हो, है ना, चाहे प्रेम की हो, चाहे ईर्ष्या की हो, चाहे क्रोध की हो, कोई भी चीज हो ना, वो यहाँ पर भर भर के आती है किशोरावस्था के अंदर। क्यों आती है, उसका भी रीजन है, हार्मोन्स इतने ज्यादा सिक्रीट होते हैं कि वो माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो किशोर हैं वो सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो थोड़े बड़े होते हैं, 21 साल से ऊपर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने हार्मोन्स को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं और फिर जो हार्मोन्स है वो उनके दिमाग को कंट्रोल करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास तीव्र परिवर्तित होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा परिवर्तित होता है। कहां पर, तो संवेगात्मक विकास जो है वो सबसे ज्यादा होता है किशोरावस्था में। और एक साथ जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं किशोरावस्था के अंदर, वैसे ही इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि कहां बाल्यावस्था में बहुत कम थे और कहां किशोरावस्था आते आते उनका लेवल
ये हो जाता है ना, चाहे वो क्रोध हो चाहे प्रेम हो, कुछ भी चीज हो जो बाल्यावस्था में वो कम कम करते थे इन चीजों के ऊपर फोकस, वो किशोरावस्था के अंदर यहाँ पे लेवल पहुंच जाता है उसका, है ना, कि जो भी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, है ना, तो वो वाला हो जाता है यहाँ पे हिसाब। नेक्स्ट है किशोरावस्था में डैश और डैश में इतनी परिवर्तनशीलता है कि किशोर प्राय विरोधी व्यवहार करते हैं। ठीक है, विरोधी व्यवहार जो करते हैं किशोर, वो बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि देखो आवेग और संवेग जो है ना उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जो इनके इम्पल्सेस होते हैं या जो इनके इमोशंस होते हैं वो दोनों ही चीज एक साथ आ जाती हैं किशोरावस्था में भर भर के। ठीक है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे लेवल यहाँ पे होता है उनका, है ना, तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो विरोधी व्यवहार करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हॉर्मोन्स की वजह से ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं और इन दोनों चीजों की वजह से दिमाग कंट्रोल में नहीं रह रहा है, इसीलिए विरोधी व्यवहार करते हैं, है ना। जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि यहाँ पे जो किशोर करते हैं ना अपनी एज में, तो उनकी भी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी के साथ उनके ब्रेन के साथ इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं एक साथ, वो खुद इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, इसीलिए तो इसको कठिनतम काल बोला गया है। ये तनाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, सारी की सारी यही ही अवस्था, सारे के सारे चीज इसी अवस्था में ही होते हैं, है ना। तो सोचो बच्चा जो है वो भी बेचारा कितना ही परेशान, बच्चा तो खैर नहीं रहता 12 से 18 साल का, है ना, तो पर फिर भी देखा जाए तो बच्चा ही है ना, 12 से 15-16 साल तक तो बच्चा ही रहता है, चलो 17-18 में थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव जो होते हैं वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मानसिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव होते हैं, यानी मेंटल कंडीशन जो होती है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। यानी कभी कभी जो हमारा ब्रेन है वो हमें लगता है हाँ रिलैक्स है, मतलब किशोरों को, है ना, और कभी कभी ये लगता है कि नहीं, कभी कभी क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, कभी कभी मेंटल जो पीस है वो नहीं रहता है, कभी कभी प्रेम आ रहा है बहुत ज्यादा, कभी कभी ईर्ष्या आ रही है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सारे के सारे मानसिक स्थिति ही तो हैं, और इनका उतार चढ़ाव किस चीज का उदाहरण है, ये है सांवेगिक परिवर्तन का, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं किशोर अवस्था के अंदर। ठीक, नेक्स्ट किशोर अवस्था की सांवेगिक विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है विरोधी मनोदशाएं, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चा जो है उसको सामने वाले की बात अच्छी नहीं लग रही है वो नहीं करेगा, है ना, इसी को ही बोल रहे हैं हम विरोधी मनोदशाएं, वो विरोध करने लगेगा उस चीज का। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ लड़के करते हैं वो मोस्टली इसी एज में ये करते हैं कि उसको बुला लो, उसको बुला लो, एक साइड वाला बोलेगा कि मैं अपने दोस्तों को फोन करके बुला लेता हूँ, दूसरे साइड वाला बोलेगा मैं 10 लड़कों को बुला रहा हूँ, तो इधर साइड वाला बोलेगा मैं 20 लड़कों को, और आ भी जाते हैं भर भर के, है ना। लड़कों की दोस्ती भी देखो कितनी सही होती है ना। तो विरोधी मनोदशाएं, और सेकंड है कल्पनाशील जीवन, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि यहाँ पर किशोरावस्था के अंदर ही जो बच्चा है उसको वो पूरी की पूरी लाइफ अपनी इमेजिन कर लेता है कि अभी मैं 12th में हूँ और 12th में मैंने PCM लिया है, तो आगे मैं इसके लिए क्या क्या ऑप्शन ले सकता हूँ, उसके बाद मैं कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, उसके बाद मेरी कैसी जॉब लगेगी, मैं अपना घर कैसा लूंगा, मैं अपनी मतलब मेरी वाइफ कैसी होगी और कैसे हम रहा करेंगे, वो पूरा का पूरा जीवन इमेजिन कर लेता है ना। और नेक्स्ट है भाव प्रधान जीवन, भाव का मतलब वही इमोशंस की प्रधानता होती है यहाँ पर, मतलब जो इमोशंस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पर। तो तीनों की तीनों चीजें करेक्ट है, यानी जो डी ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था में जो भाषा विकास होता है यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो समृद्ध भाषा, ये एकदम करेक्ट है, यानी जो भाषा है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है ना। वैसे बोला जाता है कि जो 90% भाषा होती है ना वो बच्चे को 6 साल तक आ जाती है। 3 से 6 साल का जो पीरियड है, हम ये शायद परसों बात कर रहे थे, 3 से 6 साल का जो पीरियड होता है ना वो होता है भाषा विकास का। ठीक है, जैसे 2 साल का बच्चा होता है वो 1 वर्ड 2 वर्ड बोल पाता है बस, 2.5 साल का थोड़े 3 वर्ड को मिला के सेंटेंस बना के बोल सकता है, 3 साल का थोड़े 4-5 वर्ड के सेंटेंसेस बना के बोलने लगता है। पर जो पूरा भाषा का विकास है ना कि कल, आज, परसों, ठीक है, टाइम की सुबह,
है, दोपहर है या शाम है या रात है, ये सारी की सारी चीजें, या मतलब दुनिया भर की इतनी सारी चीजें हैं जो भाषा में इंक्लूड होती हैं, वो सारी की सारी चीजें बच्चे को 3 से 6 वर्ष की आयु में पूरी की पूरी आ जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 90% यानी 90% जो भाषा का विकास होता है वो 3 से 6 साल की उम्र में होता है ना। और यहाँ पर तो देखो ये किशोर अवस्था है, यानी 12 से 18 साल वाली एज है, तो यहाँ पर तो जो भी भाषा उसकी है, अगर हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी भाषा उसकी है, तो वो उसकी भाषा समृद्ध हो जाती है, यानी पूरी भाषा का उसको ज्ञान होता है। अगर आप उसे कुछ भी पूछोगे वो भाषा का भरपूर प्रयोग करके आपको सब कुछ समझा देगा, है ना। नेक्स्ट है गुप्त भाषा। गुप्त भाषा का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने दोस्तों से जो लड़के होते हैं वो ब्रो कोड में बात करते हैं ना, उसी को ही हम बोलते हैं गुप्त भाषा, ठीक है। तीसरे बंदे को समझ नहीं आएगी, जो 2 बंदे जिन्होंने वो कोड बनाए हैं उनको समझ आएगी बस, है ना। लड़कियां वहां पे खड़ी हुई हैं, लड़कियों को नहीं आएगा भाई समझ, है ना। लड़कियों के लिए भी सिस कोड होता है, पर मेरे को लगता है कि लड़के उसको पहचान लेते हैं, है ना। पर जो लड़कों का होता है ना ब्रो कोड, उसको लड़कियां नहीं उसको क्रैक कर पाती हैं, है ना। मैंने भी देखा है अब मेरे जो क्लासमेट थे उनके साथ कि भाई मेरे को तो नहीं आता था समझ क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विचार विमर्श, जो है वो करने लगते हैं भाषा का प्रयोग करके बहुत अच्छे से, तो यानी ये सभी जो है ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी जो भी उनके समकक्षी वर्ग हैं, यानी जो उनकी क्लास सेम क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी कि सबसे मिलजुल के बढ़िया बात करेंगे, जब भी कोई टॉपिक आ रहा है सबसे मिलजुल करके डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। कब हो जाती हैं, किशोर अवस्था के अंदर हो जाती हैं, तो हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में किशोर में अप्रिय आदतें आ सकती हैं। जो अप्रिय आदतें हैं यानी कि जो नहीं पसंद आए लोगों को, ऐसी आ सकती हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिस्प्ले। क्या होता है यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है ना, जैसे सोचो बढ़िया मार्क्स आ गए हैं उनके क्लास में, ठीक है, या फिर उन्होंने अगर थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लिया है ना, ठीक है, उसको वो बढ़ चढ़ के दिखाएंगे, या ऐसे समझ लो शो ऑफ करते हैं हर चीज का बहुत ज्यादा। ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, किशोर अवस्था में, ठीक है, शो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है उद्दंडता दिखाते हैं, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, एरोगेंस दिखाते हैं, है ना, विरोधी भावनाएं भी उद्दंडता के कारण ही आती हैं। और नेक्स्ट है कठोरता, यानी कि हार्डनेस आ जाती है बच्चों के अंदर, तो हार्डनेस भी आ जाती है। देखो माँ बाप कुछ बोलते हैं उनका भी विरोध करने लगते हैं, तो हार्डनेस तो आई गई ना, कठोरता तो आ ही गई ना बच्चों के मन में। लेकिन क्या होता है किशोर अवस्था के बाद, जैसे कि मैंने बोला, ये सब कुछ हार्मोन्स का खेल है ना, क्योंकि हार्मोन्स इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं, और जैसे ही हार्मोन्स थोड़े थोड़े कंट्रोल में आने लगते हैं ना, तो वो चीजें भी कंट्रोल में आने लगती हैं। फिर बच्चे, ऐसा नहीं है फिर कि हमेशा अपने माँ बापों का विरोध ही करेंगे, है ना, तो फिर धीरे धीरे बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ हमारे मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट है 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है, किसका होता है, लड़कियों का। ये ध्यान रख लेना, वैसे तो लड़कों का भी होता है पर लड़कों का उतना नहीं होता है जितना 12 से 14 साल की उम्र में लड़कियों का होता है। देखोगे ना 12 साल की जो लड़की है ना वो एकदम बच्ची लगेगी, है ना, और क्योंकि 12 से 13 साल की उम्र में हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो लड़कियों का जो शरीर होता है ना हार्मोन्स की वजह से वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है ना। अभी मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ कैसे चेंज हो जाता है। तो जैसे ही ये 12 से 14 साल की एज में पहुंचती हैं, है ना, तो बेसिकली 1 या 1.5 साल हो गए हैं हार्मोन्स को सिक्रीट हुए, तो इस बीच में 1-1.5 साल में जो उनका शरीर है वो काफी चेंज हो जाता है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है, किसका होता है ज्यादा, लड़कियों का होता है, ठीक। तो हमारा यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, और इवन 12 साल की जो लड़की होती है ना वो थोड़ी बच्ची सी होती है। इवन मतलब हर स्थिति में देखोगे, सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास भी देखोगे, सांवेगिक विकास भी देखोगे ना, सारे के सारे विकास जो है लड़कियों में बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाते हैं ये 12 से 14 वाली एज के अंदर ही, है ना। 12 साल में लड़की कुछ और है, 14 साल में वो कुछ और ही बन जाती है। इतनी जल्दी उसके अंदर विकास हो जाते हैं हर डोमेन में, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे वो सांवेगिक विकास हो, ठीक है, चाहे चारित्रिक विकास हो, सारे के सारे विकास, ठीक है। नेक्स्ट है सहपाठियों का दबाव जो होता है ना, सहपाठियों का मतलब जो अपने दोस्त होते हैं उनका जो दबाव होता है वो सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कब डालता है, उत्तर किशोर अवस्था
किशोरावस्था में डालता है ना। जैसे 12, 13, 14, 15 साल के जो लड़के होते हैं वो अगर अपने दोस्तों को बुलाएंगे लड़ने वड़ने के लिए तो उन्हें उतना ज़्यादा होता भी नहीं है ना। ये दोस्तों से लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, मतलब लड़कों की लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ और ये सब जो स्टार्ट होते हैं ना, ये कब होते हैं? जब लड़के 10th, 11th, 12th में होते हैं, यानी 15, 16, 17, 18, 19 वाली एज में होते हैं ना, तब होती हैं ये सारी की सारी चीजें, है ना। तो उत्तर किशोरावस्था का हमारा टाइम कितना है? 16 से 19 या फिर 17 से 19, है ना, दोनों करेक्ट हैं ये, ठीक है। तो ये वाली एज जो होती है, यहाँ पर जो सहपाठी होते हैं उनका दबाव सबसे ज्यादा होता है, यानी मेरे दोस्त ने बोल दिया है मुझे वहां जाना है, मतलब जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में मीडिया जो है उसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो मीडिया की भूमिका क्या होती है? पहचान का निर्माण करना जो है वो होता है मीडिया का भूमिका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट से किशोरों को क्या लाभ है ना। जैसे अब अगर हम अभी बात करें, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना। तो इनसे किशोरों को लाभ क्या है? विशिष्ट पहचान विकास के लिए मंच प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। इवन मैं तो ये समझती हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी देखोगे ना, जैसे एक लड़की है शिवानी, अभी तो खैर मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा देखती नहीं हूँ, पहले देखती थी थोड़े टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, तो तब तक भी जो शिवानी है एक लड़की गांव की थी, है ना, और स्टार्टिंग में गोबर वोबर के उपले बनाती थी, तब वो वीडियो बनाती थी, और अभी देखो ना तो कहाँ पे पहुंच गई है वो, है ना। तो एक बहुत अच्छी चीज़ भी है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं कि जो इंसान है अपना टैलेंट दिखा के यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, ठीक है। फेसबुक तो खैर फिर भी इतना नहीं है, इंस्टाग्राम हो चाहे, है ना, तो रील्स बनावन हो गया, या फिर इवन अगर हम यूट्यूब को ही देख लें, ठीक है, तो यूट्यूब से भी देखो कहाँ कहाँ थे लोग और आज कहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है, पहचान प्रदान करते हैं ये। नेक्स्ट है उनके ज्ञान का विस्तार करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उनसे लोग अगर ज्ञान भी प्राप्त करना चाह रहे तो ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं ना, और उनका सामाजिकरण भी होता है, यानी ये सभी जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता है, ठीक है, कि हमें बेसिकली किशोर अवस्था प्राप्त भी हो गई है, यानी हम 18 साल के भी हो गए हैं, पर तभी भी हमें कौन सा गुण नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा गुण नहीं आता है? देखो अधिक समायोजन, क्योंकि किशोर अवस्था में बेसिकली समायोजन की ही कमी होती है। बाकी आप देखोगे काम प्रवृत्ति की अधिकता, सेक्स डिजायर्स की अधिकता होती ही होती है। कल्पनाशीलता यानी कि इमेजिनेशन वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसे ही किशोर अवस्था में ही शुरू हो जाती है ये सारी चीजें किशोर अवस्था के साथ और बढ़ती जाती हैं। या अगर हम वीर पूजा की बात करें तो ये भी कौन सा नहीं गुण आता है? अधिक समायोजन जो है वो नहीं आता है, बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। शिक्षा की क्या आवश्यकता है भारतीय किशोरों के लिए? तो गुणवत्ता होनी चाहिए सबसे पहले तो शिक्षा में, यानी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए, ऑथेंटिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ऑथेंटिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना। सामाजिक समानता मिलनी चाहिए हर किसी को, ठीक है, और वैयक्तिक भिन्नता जो है वो सबके अंदर होती है, तो उसका ध्यान रखते हुए शिक्षा मिलनी चाहिए। सारी की सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, बिल्कुल करेक्ट बात है। सामाजिक विकास के लिए, सांवेगिक विकास के लिए, ये सभी जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए किशोर अवस्था में, ठीक है। अब देखो किशोर अवस्था का मतलब क्या है? बच्चा बेसिकली 18 साल का होने वाला है, तो वहां पर जो हमारा शिक्षा का स्वरूप होगा वो कैसा होगा? खेल पर आधारित होगा? नहीं, खेल पर आधारित कब होता है? जब जो बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था जो हमारा पीरियड होता है उसमें होना चाहिए खेल पे आधारित। बच्चा खेल 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 करके सीखे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग या फिर लर्निंग बाय प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा और गणित की शिक्षा जो है इस पर फोकस करना चाहिए, है ना। तो भाषा की जो शिक्षा होती है ना वो भी बाल्यावस्था में ही होती है, और इवन जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें भाषा को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा जो है भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, है ना। इसीलिए कहानियां वहानियां जो होती है ना इसमें प्राइमरी लेवल में, है ना, जो पूर्व बाल्यावस्था वाला बच्चा होता है, इसीलिए उनकी बुक्स में कहानियां वहानियां होती हैं। किस लिए होती हैं? ताकि उनका भाषा का विकास हो सके, ठीक है। और गणित की शिक्षा तो ये जरूरी नहीं है किशोर अवस्था में सिर्फ गणित की ही शिक्षा दो, वहां पर तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है जानवरों में पक्षियों की कहानी के माध्यम से शिक्षा। नहीं, ये वाली शिक्षा जो है जानवरों पक्षियों की कहानी के माध्यम से कब दी जाती है?
पूर्व बाल्यावस्था में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अभी बच्चा 18 साल का हो गया है। अभी क्या है, अभी वो बच्चा नहीं रहेगा, जैसे ही किशोर अवस्था उसका कंप्लीट होगा वो बन जाएगा वयस्क। ठीक है, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके परिवार की जिम्मेदारी आएगी धीरे धीरे उसके ऊपर, है ना। तो इसीलिए उसको जीविकोपार्जन के लिए, यानी घर में 2 रोटी कमा के ला सके, उसके लिए शिक्षा दी जाएगी, यानी बेसिकली नौकरी पा सके वो, ऐसी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए, किशोरों की शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विविधता होना चाहिए, यानी करिकुलम डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे आपने देखा भी होगा कि अभी तो खैर और ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी, अभी एनईपी लागू हो गया है धीरे धीरे, तो अभी तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, हमारे वाले टाइम में तो ऐसे था कि जो साइंस वाले हैं, है ना, वो अलग से, साइंस में भी खैर 2 टाइप के हो जाते थे कि किसी को मैथ लेना है या किसी को दूसरे वाले को मैथ नहीं लेना है ना। तो जैसे एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते थे एक साइड वाले जो मैथ्स लेते थे वो मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे, है ना, ये होता था 12th में। ठीक है, और हाँ मेरे को यहाँ पे ना एक चीज़ और याद आई है, देखो आप लोग है ना, सब लोग पेडागोजी के सब्जेक्ट के बारे में थोड़े से कंफ्यूज हो, मैं शायद कल उसके लिए वीडियो भी लेके आऊंगी कि आपका पेडागोजी वाला सब्जेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने 12th किस सब्जेक्ट से किया था ना, वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होता है बेसिकली, है ना। जैसे 12th सोचो, जो साइंस में भी हैं उन्होंने 12th में, अगर उनके पास में साइंस में उनके पास होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना, तो उनका जो आएगा ना पेपर, वो यही वाले तीनों पेपर ही आएंगे। ठीक है, और जो भी वो वाले हैं दूसरी साइड वाले मैथ्स वाले, तो उनके 2 पेपर मैथ्स के, एक पेपर मैथ्स का आएगा और एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का, ऐसे करके आएगा। तो जो भी 12th में पढ़े हुए होते हो ना तुम, जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट तो सबके होते हैं, हिंदी इंग्लिश सबके पास होता है, पर जैसे साइंस साइड वाले हैं या आर्ट साइड वाले हैं तो उनके एसएसटी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, तो जो आपके पास हैं वो वाले ही आएंगे पेडागोजी के अंदर। ठीक है, जैसे आपके पास कॉमर्स था तो आपका पेडागोजी यहाँ कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी मैं और कल या परसों, कल ही ले आऊंगी, चलो, है ना, क्योंकि मैटर बना रही हूँ धीरे धीरे उसका भी, तो मैं वीडियो ले आऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अरे ये तो आपका नहीं है ये सॉरी, ये तो मैं 3rd सेमेस्टर वालों की बात कर रही थी, है ना 3rd सेमेस्टर वालों का, ये आपका नहीं है ना। आपका तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका तो पर्यावरण शिक्षा जो है उसका मैं करवाऊंगी आपको, है ना। तो ये 3rd सेमेस्टर वालों का था, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ऐसे सर के ऊपर से निकाल दो। नेक्स्ट है, जीविका आधारित शिक्षा होनी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, जीविका आधारित शिक्षा होने, हाँ ये मैं बता रही थी, तो ये चलो मैं बता ही देती हूँ ताकि आपको पता तो चले कि एनईपी क्या है ना। तो अभी जो एनईपी 2020 नया आया है, लागू भी होने लग पड़ा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बेसिकली ऐसे हमारी तरह नहीं है कि साइंस वाले हैं तो वो सिर्फ यही ही पढ़ेंगे, उनको 4 सब्जेक्ट लेने होंगे, चाहे वो कोई से भी ले सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। फिजिक्स लिया है तो उनको साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा या बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, और वो अगर फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो एक फिजिक्स ले सकते हैं, एक हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, एक कोई हिंदी ले सकते हैं, 4 सब्जेक्ट लेने होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके है अभी चेंजेस आ गए, तो अभी तो और ज्यादा विविधता आ जाएगी पाठ्यक्रम के अंदर, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, जीविका आधारित शिक्षा होनी चाहिए, तो यानी कि जो अपना बेसिकली 4 पैसे कमा सकें। नेक्स्ट है, निर्देशन आधारित शिक्षा होनी चाहिए, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने किशोरावस्था में यौन शिक्षा पर बल दिया है, तो मैंने क्या बोला था कल, जब भी यौन शिक्षा की बात आए आपको किस पे जाना है, रॉस पे जाना है, तो स ऑप्शन जो है यानी सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कमेंट वमेंट तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। राम राम जी, राम राम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है। किशोरों को क्या प्रदान नहीं करता है, देखो समानता सबको मिलेगी, स्वतंत्रता सबको मिलेगी, बंधुत्व सबको मिलेगा, संपत्ति का मूल अधिकार है ना वो किशोरों को नहीं मिलता है। आपको पता होगा जो संपत्ति का मूल अधिकार है ना, इवन नाम पे जो हो सकती है बच्चे की, वो कब हो सकती है, 18 साल से बड़ा हो जाएगा वो, तब उसके नाम पे ट्रांसफर होती है जो भी प्रॉपर्टी होती है ना। तो संपत्ति का मूल अधिकार किशोरों को नहीं प्रदान है ना, 18 साल से ऊपर हो जाएगा बच्चा तभी उसके नाम पे प्रॉपर्टी आ सकती है। नेक्स्ट है, संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान जो है वो दर्शाता है। जैसे जो बच्चा है
उसके घर में संपत्ति है, पैसा वैसा है, पर वो उड़ा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है नैतिक विकास की कमी। उसके अंदर नैतिक विकास ही नहीं है, मोरल वैल्यूज ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है मेरे माँ बाप कैसे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य जो है उसका प्रत्यय दिया था, किसने दिया था, हेविंग हर्ट्स ने दिया था विकासात्मक कार्य का प्रत्यय। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है किंग थॉर्नडॉय के अनुसार शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ये तीनों के तीनों परिवर्तन जो हैं ये होते हैं, कैसे होते हैं, निरंतर होते रहते हैं, ठीक है, निरंतर होते रहते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो आपने पढ़ लिया था, पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। कोहल का मैंने बोला था, कोहल का मोरल करके याद कर लेना है ना, तो कोहल ने कौन सा दिया था, मोरल डेवलपमेंट दिया था, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और वाइगोत्स्की जो कि रूस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। सारे के सारे बाल विकास के सिद्धांत है, एरिक्सन वेरिक्सन दुनिया भर के नाम है, और ठीक है। चलिए, और जो एक बेंड्यूरा है, एक वो साइंटिस्ट वो भी है बेंड्यूरा, उन्होंने भी दिया है ना, एरिक्सन ने भी दिया है, तो उनका भी अगर नाम आए तो वो भी आप टिक करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, है ना। ये तो आपको अभी रट गया होगा अगर आप क्लास ले रहे हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट है बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही थी, कोई भी विकास का पूछा जाए, मानसिक विकास पूछा जाए, शारीरिक विकास पूछा जाए, सामवेगिक विकास पूछा जाए, चारित्रिक विकास पूछा जाए, कोई भी विकास पूछा जाए, दो इंपॉर्टेंट कारक होते हैं, एक होता है वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकी भी लिखा हुआ हो सकता है, और दूसरा होता है वातावरण, और दोनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए बीच में, है ना। और मैंने क्या बोला था, वंशानुक्रम क्या होता है, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिले हैं डीएनए के अंदर, वो हो जाता है वंशानुक्रम या आनुवंशिकी, और दूसरा वातावरण, जो हमें दुनिया से मिली हैं चीजें, वो बोलते हैं वातावरण, ठीक है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी तो हमें दुनिया में आकर के ही मिली हुई है, ये भी हो जाएगा, है ना। और पारिवारिक वातावरण यानी हमारे परिवार का वातावरण कैसा है, ये भी दुनिया में आके मिली है चीज, तो ये भी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पता है कौन से वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हुआ करेंगे जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके हैं, है ना, तो ये वही ही हैं अभी। नेक्स्ट है जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का, वैसे ये तो सिलेबस से भी हटके नहीं है, जीन पियाजे वीन पियाजे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तो नेक्स्ट है जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, तो आत्मसातकरण, समायोजन और साम्यधारण, ठीक है। एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट, इक्विलिब्रियम, ये सारे के सारे आपने पढ़े ही है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बच्चे खुद अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। खुद अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी कि खुद अपनी समझ विकसित करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, यानी कि वो खुद नन्हे वैज्ञानिक हैं, खुद लिटिल साइंटिस्ट हैं। ये किसने बोला था, जीन पियाजे जी ने बोला था। सी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये जीन पियाजे से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, कितनी अवस्थाएं दी हैं, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जो होती है कौन सी होती है, संवेदी अपेशी अवस्था होती है ना, जिसमें बच्चा बेसिकली अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करके तब सीखता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है उसका समय कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो उसी से ही आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको सब कुछ ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। मूर्त संक्रिया काल जो होती है वो कौन सी होती है, 7 से 12 वर्ष जो होती है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रिया काल। तार्किक संक्रिया काल जो है वो प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है तार्किक संक्रिया काल, मूर्त क्रिया काल से, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नैमित्तिक अनुबंधन है यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो ये स्किनर ने दिया था, ठीक है। और ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो ये वाला सिद्धांत, पर इनके साइंटिस्ट के नाम आपको अभी भी आ सकते हैं,
तो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये फ्रायड ने दिया था। और फ्रायड जो है, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, इन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं, एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी थी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 2nd यूनिट के अंदर, है ना। तो एक इन्होंने वो दिया था, और मैं वहां पर भी आपको बता रही थी कि इन्होंने 2 दी हैं, 2 सिद्धांत दिए हैं फ्रायड ने, एक तो मनोविश्लेषणवादी दिया है और एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। तो 2 सिद्धांत हैं इनके, याद रखिएगा। जैसे मैं वहां पर भी आपको बता रही थी कि अगर वो भी आए, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत भी आए, तो वो भी इन्होंने ही दिया था। पर आपके सिलेबस में ये वाला नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, ठीक। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। जो कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट दिया था, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत तो खैर जीन पियाजे ने दिया था, और मूर्त सिद्धांत जो है वो भी संज्ञानात्मक को ही बोलते हैं। तो हमारा अवस्था सिद्धांत जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, बेंड्यूरा साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किया था, है ना। और कि बच्चे को थोड़े टाइम रखा, डराते वराते हुए, तो उसका विकास कैसे हुआ, फिर थोड़े टाइम बहुत बढ़िया माहौल दिया तो कैसा उनका विकास हुआ। तो बेंड्यूरा ने बेसिकली ये सारे के सारे विकास देखे थे अपने ही बच्चों के अंदर। तो ये होता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं उसको, ठीक है। तो किसने दिया था, बेंड्यूरा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यानी कि मनोसामाजिक विकास जो है वो किसने दिया था, तो एरिक एरिक्सन जो है इन्होंने दिया था मनोसामाजिक विकास। नेक्स्ट है त्वरित विकास के समर्थक कौन है, तो कौन है, स्टैनले हॉल है त्वरित विकास के समर्थक। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्रमिक विकास होता है, यानी विकास क्रम से चलता है, इसके समर्थक कौन है, तो थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ तीनों हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न किस कारक पर बल देते हैं। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, है ना, अब वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। आपको सिद्धांत याद रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही दिया था ना, है ना, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी इन्होंने। तो अब देखो यहाँ पर हमें कुछ ढूंढना ही नहीं है। वाइगोत्स्की वैसे भी ये मानते थे कि जो बच्चा होता है कैसे सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है ना। तो वो किस कारक पे बल देंगे, समाज पर बल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक, ठीक है। और अगर हम नैतिक की बात करें तो नैतिक पर किसने बल दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। पर यहाँ पर पूछा है वाइगोत्स्की का, तो वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया है, सामाजिक कारक पे, ठीक है, कि समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर ऐसे भी आ जाए सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति सीखता है या व्यक्ति का विकास होता है, ये किसने बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, वाइगोत्स्की ने बोला है ना, वाइगोत्स्की। पर यहाँ पे पूछा है कि व्यक्ति क्या क्या सीखता है, सामाजिक आदर्श सीखता है, बिल्कुल सीखता है, सामाजिक दायित्व भी सीखता है और संतुलित व्यक्तित्व भी सीखता है, यानी जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है सामाजिक विकास जो होता है उसका सही अर्थ क्या होता है, तो सामाजिक विकास का देखो मतलब ही होता है समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण, यानी जैसा समाज चाहता है वैसा हम खुद को बना लें, ठीक है। और ये प्रवृत्ति आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी कि किशोर अवस्था जो होता है उसी में ही बच्चा सोचने लगता है कि मेरे को सम्मान मिले, है ना। सम्मान पाने की जो हमारी आशा है वो कब हो, मतलब समाज से अगर हमें रिस्पेक्ट पानी तो हमें समाज के अनुकूल, यानी जैसे समाज चाहता है हमें वैसे व्यवहार करना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम अच्छे भी बनते हैं समाज के सामने तो क्यों बनते हैं, ताकि जो समाज है वो हमें रिस्पेक्ट दे, हमें भरा बुरा ना समझे, ठीक है। हम क्योंकि सबकी नजरों में बहुत बढ़िया बनना चाहते हैं और ये हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचते हो आप गलत हो, ऐसा नहीं, हर इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसको अच्छा समझे सब, है ना। तो समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण जो है वही होता है सामाजिक विकास, ठीक।